नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ हों। मैं यशवंत गौरव पूर्वांचल करियर क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पीईटी के इस निःशुल्क प्रैक्टिस बैच में हम लोग अपना सर्वस्व दे रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी लगातार हमारे साथ जुड़े और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। बेहतर के साथ साथ आप जानते हैं कंपटीशन इतना बढ़ गया है तो स्मार्ट स्टडी तो करनी पड़ेगी। तो इस प्रैक्टिस बैच में आपको एक प्रश्न नहीं, एक प्रश्न में जो 4 विकल्प होते हैं, चारों विकल्प के साथ ढेर सारे प्रश्नों की तैयारी कराई जाती है, उस पूरी टॉपिक की तैयारी हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू की जाए अपने इस पठन पाठन की क्रिया को। और हाँ, अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और प्यारा प्यारा लाइक और कमेंट करते रहा कीजिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। बाकी आपसे कोई शुल्क तो लिया नहीं जा रहा है, जिसमें आपको कोई परेशानी नहीं। तो आइए, आपके सामने प्रश्न आ चुका है। आप जानते ही हैं कि मेरी क्लास में आपको साइंस से जुड़े हुए प्रश्न मिलेंगे और साथ में इकोनॉमी से भी जुड़े हुए प्रश्न मिलेंगे। तो उन प्रश्नों को हल करते हैं। बेहतरीन प्रश्न है आपके सामने आए हुए प्रश्न, जो कि आपकी परीक्षा में आते हैं। तो लीजिए, ये प्रश्न है, इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए जल्द से जल्द। चलिए, क्या है? ओम के नियम को गणितीय रूप में किस प्रकार निरूपित किया जाता है? यहाँ के बाद भाई v को गायब कर दिया गया है। यहाँ v मीन्स विभवांतर और I चालक से होकर प्रवाहित होने वाली धारा है और R प्रतिरोध। तो ये सूत्र आपको याद होना चाहिए, V बराबर IR। ये तो मैंने आपको बताया था, अभी इस पर जितने भी बन सकते थे मैंने सब बताया था। तो अगर यहाँ पर हम लोग यहाँ I बराबर निकालना चाहें तब भी निकल के आ जाएगा। यहाँ I बराबर निकाल के आए तो ये क्या हो जाएगा? V बटे R हो जाएगा। यहाँ R बराबर निकालना चाहें हम लोग, R बराबर निकालना चाहें तो ये क्या निकल कर आ जाएगा? ये निकल के आ जाएगा भाई, जब यहाँ गुणे में है तो यहाँ आ जाएगा बटे में, V बटे I आ जाएगा। तो देखिए, इनमें से कोई भी एक सूत्र इसमें मैच करता होगा, क्योंकि ये ओम का ही नियम है। ये किसका नियम है? ओम का ही नियम है। अब ओम के नियम के अनुसार ये जो सूत्र है, इस सूत्र पर हमें क्या करना है? कार्य करना है। तो बताइए इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? देखिए, कोई मैच कर रहा है, ये तो स्क्वायर है, स्क्वायर इसमें है नहीं, इसका मतलब ये कट गया। I बराबर V बटे R, I बराबर V बटे R ऑप्शन सेकंड में आपको मैच कर रहा है। देखिए, कुछ और भी मैच कर रहा है क्या? I बराबर, देखिए I बराबर V बटे R जब सही है तो ये नहीं सही हो सकता। दूसरा V बराबर IR होता है। देखिए, I बटे R लिख दिया है उसने। तो ऑप्शन नंबर आपको ये वाला दिख रहा है। ऑप्शन नंबर आपको कौन सा दिख रहा है? B वाला दिख रहा है। इसमें से तीनों में से कोई भी दे देता तो ये आपके ओम के गणितीय नियम के अनुसार विभवांतर निकालने का तरीका, चालक में प्रवाहित होने वाली धारा को निकाल सकते हैं, साथ ही साथ प्रतिरोध को निकाल सकते हैं। इसमें से तीनों को निकाल सकते हैं आप बस एक सूत्र के माध्यम से, ओम के गणितीय नियम के अनुसार। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी होगी तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं सबको बताने के लिए तैयार हूँ। 3 सूत्र आपको एक ही सूत्र के माध्यम से, यानी कि ओम के गणितीय नियम के अनुसार ही मिल जाते हैं। चलिए फिर चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है मेरे दोस्त? आइए उस पर चर्चा करते हैं। लीजिए, ये रहा प्रश्न नंबर 2। इस प्रश्न पर चर्चा करते हैं भाई। क्या है ये प्रश्न? किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट मीटर, नहीं वोल्ट मीटर तो नहीं होना चाहिए, वोल्ट मीटर नहीं होना चाहिए यार, वोल्ट एम्पियर नहीं होना चाहिए। ये आपका प्रश्न ही गलत हो जाएगा। इस तरह से कर देंगे आप, इस तरह से करेंगे तो प्रश्न गलत हो जाएगा। ये हो जाएगा बटे, आप बटे करेंगे। ठीक है, यहाँ से ऑब्लिक जो था वो हमारे टाइपिस्ट महोदय थोड़ा सा इसमें दिक्कत कर दिए। तो वोल्ट बटे एम्पियर, वोल्ट बटे क्या होता है? एम्पियर होता है। तो इसको पूछ रहा है कि ये किसका मात्रक बन रहा है, किसका मात्रक बन रहा है मेरे दोस्त? तो अभी मैंने आपको बताया वोल्ट मतलब विभवांतर और ये एम्पियर मतलब धारा। तो अब यही आप बताइए, R बराबर मैंने अभी आपको ये निकाल के दिखाया कि नहीं दिखाया? R बराबर आपको मैंने ये निकाल के दिखाया, ये वोल्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका? वोल्ट हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। आप ध्यान से देखिए, तो विभवांतर को वोल्ट से प्रदर्शित करते हैं और साथ ही साथ आपको देखेंगे तो I यानी कि धारा को एम्पियर से प्रदर्शित करते हैं। तो वोल्ट बटा एम्पियर निकल के आया किसका? किसका निकल के आया भाई? R का। R क्या है? R रेजिस्टेंस है। R क्या है भाई? R
रेजिस्टेंस है। अब आर रेजिस्टेंस है तो इसका मतलब इसे कहते हैं हिंदी में प्रतिरोध। हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध का अब इसे निकालना चाहेंगे तो आप इसका जो सूत्र होता है वो इसका जो वो होता है मात्रक होता है SI, वो तो ओम होता है ना। इकाई क्या होती है? ओम होती है। चाहे वोल्ट बटे मीटर कहिए, चाहे आप ओम कह लीजिए। अभी ऊपर आप ओम का नियम पढ़ के आ रहे हैं। ओम के नियम के ही अनुसार प्रतिरोध को क्या कहा जाता है? ओम कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? ओम कहा जाता है। आप मात्रक भी देख सकते हैं, आप इस तरह से भी देख सकते हैं। इंग्लिश में आपको ऐसे देखने को मिल सकता है, तो चाहे जैसे आप देख सकते हैं। अब इसमें से आप एक छाट लीजिए, कहा गया ये देखिए। अब धारा बराबर क्या होता है? धारा बराबर आपने देखा अभी क्या था? आई बराबर क्या था? V बराबर आई आर था। तो आई बराबर क्या था? वोल्ट बटा ओम। यानी कि आप उसमें काटेंगे तो कट करके आ जाता है एम्पियर आ जाता है। क्या कट के आ जाता है भाई? एम्पियर कट के आ जाता है। आप उसे काटेंगे तो आप कट के तो क्या हो जाता है? हट जाता है। क्यों हट जाता है? अब मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है आई। आई बराबर क्या होता है? V बटा आर होता है। आई बराबर क्या होगा? V बटा आर। V बटा आर का क्या होता है भाई? आर का होता है, ये पहले से ही वोल्ट है, ये पहले से ही क्या है? वोल्ट है। अब ये वोल्ट है, अब नीचे भी क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। नीचे भी वोल्ट हो गया, नीचे इसके क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। अब ये लंगड़ी भिन्न आपको देखने को मिल रही है, तो लंगड़ी भिन्न जब ये जाती है तो ये उल्टा हो जाती है। ये क्या हो जाती है? उल्टा हो जाती है। यहाँ से इसको ले जाएंगे तो ये पलट जाएगा। जब ये पलट जाएगा तो बताइए आपको वोल्ट नीचे देखने को मिल जाएगा। जब ये उल्टा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? तो मैं आपको एक मिनट थोड़ा सा साफ कर दूं। जाए यहाँ थोड़ा सा साफ कर दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा फिर। आपको कुछ भी निकालना हो आप आसानी से निकाल सकते हैं। देख लीजिए ये वोल्ट है। अब इसको जब आप ऊपर ले जाएंगे तो ये वोल्ट एम्पियर हो जाएगा। वोल्ट क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। और एम्पियर के साथ नीचे यहाँ आ जाएगा वोल्ट। क्या आ जाएगा? वोल्ट आ जाएगा। दोनों कट गए, बचा एम्पियर। इसलिए धारा बराबर यानी कि आई बराबर क्या होता है? एम्पियर होता है। कार्य आप जानते हैं, कार्य बराबर क्या? कार्य क्या होता है भाई? जूल। कार्य क्या होता है? जूल होता है, जानते हैं। आवेश, आवेश आप जानते हैं, आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं? कूलाम से। कूलाम, ठीक है। कूलाम मतलब क्यू। बहुत दिनों बाद मिला आपको। चार्ज, चार्ज आवेश, आवेश कूलाम से संबंधित होता है। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। चारों के चारों विकल्प आपको यहीं देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो सारी की सारी चीजें आपको जब समझ में आती है तभी मजा आता है, तभी बेहतर क्लासेस लगती हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा टप्पा लग रहा है तो इसमें थोड़ा सा साफ कर देता हूँ, 1 मिनट रुक जाइएगा। इस पर सर जी थोड़ा हाथ चला देते हैं ना, तो वो थोड़ा सा स्क्रैच आ जाता है और मुझे अच्छा नहीं लगता है। चलो हो गया। तो सर जी का मन करता है हाथ से चलाने का, ठीक है, कोई बात नहीं। घरेलू प्रयोजन हेतु एसी आपूर्ति की आवृत्ति होती है। आवृत्ति पूछ रहा है जो एसी होती है आपकी, क्या होती है? एसी होती है आपके लिए। हाँ, यहाँ तो इस समय गर्मी इतनी है कि एसी की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। ठीक है, गर्मी की है तो एसी की आवश्यकता सबको है। लेकिन एसी में जो आपका CFC डाला जाता है, CFC जो गैस पड़ती है, जो उसे आप करती है, जिसे आप फ्लोरीन कहते हैं ना, फ्लोरीन गैस कहते हैं। ये जो फ्लोरीन गैस होता है ये आपके लिए बहुत ही हानिकारक होता है। ओजोन गैस को, ओजोन जो होती है, ओजोन लेयर जो होती है उसके लिए हानिकारक है। यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत ज्यादा क्या है? उत्तरदायी है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए यही उत्तरदायी है जो ग्लोबल वार्मिंग कर रही है, जिसकी वजह से हमारी ओजोन परत यानी कि जीवनदायिनी परत जो है वो उसका क्षरण हो रहा है। तो इतना जानते रहिए कि ये एसी जो होती है वो हमारे लिए नुकसानदायक भी है। जहाँ पे आपको लाभ मिलता है वहीं पे नुकसान भी है। तो आवृत्ति कितनी होती है इसकी? यार आवृत्ति इसकी होती है, ऑप्शन नंबर डी पर चले आइए, तो 50 हर्ट्ज। हर्ट्ज में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? हर्ट्ज। महोदय ने इसको देखा था, इसलिए HZ यानी कि हर्ट्ज में इसको प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, ये वैज्ञानिक का नाम है हर्ट्ज। उनका पूरा नाम देखेंगे रूडोल्फ करके आएगा, वो हर्ट्ज आ जाएंगे बाद में। ठीक है, बाद में उनका नाम पूरा आप लोग कमेंट कीजिएगा। अच्छा नाम मिला तो अच्छा कमेंट कर दीजिएगा। प्रतिरोधकता की इकाई पूछ रहा है, प्रतिरोधकता की इकाई पूछ रहा है। तो अभी मैंने प्रतिरोध बताया, प्रतिरोध से ही बना है प्रतिरोधकता। प्रतिरोध से बना है क्या? प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता। ठीक है, प्रतिरोध से बना है प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोध में क्या होता है? ओम होता है। अब इसमें मीटर और जोड़ दीजिए। क्या जोड़ दीजिए? ओम में क्या करेंगे आप? ओम, ओम के साथ मीटर और क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका ये उत्तर आ जाएगा। उत्तर कहीं देखिए है ओम मीटर,
ऊपर वाला मोम मीटर नहीं, बटे में नहीं है यार, बटे में नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे आप। मीटर तो आप जानते हैं दूरी का है, ओम आप जानते हैं प्रतिरोध का है, और प्रतिरोधकता का क्या हो जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा। कितना बढ़िया प्रश्न है, लेकिन बार बार पढ़ाया हुआ है, मैं बार बार इसको पढ़ाता आ रहा हूँ, और यही आपके पेपर में आता है और कई पेपर में आया है, इसलिए प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। इस ये मत कहिएगा कि सर जी वही बार बार पढ़ाते हैं, सर जी बार बार नहीं पढ़ाते हैं, सर जी वही पढ़ाते हैं जो पेपर में आपके बार बार पूछा जाता है। तो आगे के सेट में कहीं ना कहीं मिल जाता है, प्रश्न बन जाता है, फिर से पर चर्चा हो जाती है, आपको फिर से याद हो जाता है, आपको कंठस्थ हो जाता है, क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 पर चलते हैं, और बेहतरीन प्रश्न है ये, इसको देखते हैं। चलिए देखिए जल्दी से, निम्न में से किस उपकरण में विद्युत मोटर प्रयुक्त नहीं होता है, चाहे विद्युत पंखा, अच्छा उसमें दिया है विद्युत पंखा दिया है, विद्युत मिक्सर दिया है, गैल्वेनोमीटर दिया है, और एम्पियर दिया है। आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें से आपको क्या देखने को मिल रहा है, यही चारों के चारों ऑप्शन है। इसमें से कह रहा है विद्युत मोटर का प्रयोग नहीं किया गया है। विद्युत मोटर का प्रयोग, विद्युत पंखे में विद्युत मोटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कंप्यूटर में भी किया जाता है विद्युत मोटर का प्रयोग, उसे कूलिंग करने के लिए, और मिक्सर में भी किया जाता है। मोटर नहीं लगेगा तो ये घूमेगी कैसे मिक्सर। और ये गैल्वेनोमीटर जो होता है, ये यार किसी तार में, किसी परिपथ में धारा है कि नहीं है, धारा है कि नहीं है कि नहीं है, इसका पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसका पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और गैल्वेनोमीटर में कोई विद्युत मोटर नहीं लगा होता है, कोई विद्युत मोटर नहीं लगा होता है इसे चलाने के लिए। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा बन गया आपका, ऑप्शन नंबर डी बन गया। ऑप्शन नंबर डी इज द बेस्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। तो कितना बेहतरीन प्रश्न है, आप देखिए, आप दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। गैल्वेनोमीटर आप जानते होते तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन क्या करें बेचारे, इतना पढ़ते हैं, इतना थक जाते हैं, इतना हताश हो जाते हैं कि उनको गैल्वेनोमीटर भी नहीं पता होता है। पता होना चाहिए ना ये सारी चीजें, आसान सी चीजें हैं। चलिए, फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या है, फोकस दूरी की एसआई इकाई है मेरे दोस्त, ये बताइए। दूरी, सीधी सीधी बात आप देखिए, फोकस लगाने से कुछ नहीं होता है। फोकस यहाँ आप कीजिए, फोकस आप कीजिए कि यहाँ क्या लिखी हुई है, दूरी लिखी हुई है। और जब दूरी किसमें मापी जाती है, दूरी सीधी सीधी बात है मीटर में मापी जाती है। दूरी किसमें मापी जाती है, कभी सेंटीमीटर में देखा है आपने, कभी मिलीमीटर में देखा है, कभी डेसीमीटर में देखा है। उसने एसआई मात्रक पूछा है, एसआई मात्रक दूरी का क्या होता है, मीटर होता है। एसआई मात्रक में देखेंगे दूरी को तो वो मीटर होता है। फोकस को हटाइए ना, फोकस दूरी की बात कर रहे हैं, फोकस आपको क्वेश्चन पर करना है, फोकस आपको मेरी बातों पर करना है, ना कि वहां पर। वो तो सिर्फ आपको फंसाने के लिए, उल्लू बनाने के लिए, तो सिर्फ उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया, यही वाला हाल हो गया। आइए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये लीजिए प्रश्न नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। तो क्या हो जाएगा, समुद्री जल में किस तत्व की प्रचुरता होती है, किस तत्व की प्रचुरता होती है भाई, ये आप कमेंट करके बताएंगे मुझे, ये मुझे कमेंट करेंगे आप लोग, ठीक है। इसको आप मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है। इसमें से कौन सा सही होगा, क्योंकि आप लोग तो कुछ और ही मार कर आएंगे, ये तो 100% है, ये 100% है कि आप कुछ और ही मारेंगे। मैं बता रहा हूँ कि 90% लोग मारेंगे गलत, 90% लोग, मेरा दावा है आप लोगों से गलत ही मार के आएंगे, रॉन्ग आंसर करेंगे आप लोग 90%। चलिए आगे चलें, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 आपके सामने है, इसको पढ़िए और बताइए इसको क्या है। लोहे के पाइपों को जंग से बचाने के लिए अक्सर उन पर जस्ते की एक परत चढ़ा दी जाती है। एक परत आप देखे होंगे, जब पाइप लगाई जाती है तो उसमें जस्ते की परत लगा दी जाती है। यह प्रक्रिया कहलाती है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, विद्युत लेपन। अरे यानी विद्युत लेपन थोड़ी कहलाएगा, जस्ते की परत चढ़ाई जाने की विद्युत लेपन कहाँ आ गया, एनिलीकरण, एनिलीकरण कहाँ आ गया, जस्तीकरण, वेल्डिंग। अरे सारी बातें ऐसी ऐसी बातें इसमें लिख कर दे दिया है, कोई नहीं तो हो ही नहीं सकता उपयुक्त में से। जस्तीकरण, जस्ता लगा है और उसने आसान कर दिया है प्रश्न को, प्रश्न को उसने क्या कर दिया है, बहुत आसान कर दिया है। जस्ता लगा है, जस्तीकरण दे दिया, जस्ता लगा है, जस्तीकरण दे दिया, तो आसान कर दिया ना। यही इसने लिख दिया होता गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन लिख दिया होता, तब आप क्या करते, तब तो आपकी हालत खराब हो जाती है। गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन। अगर यहां से लिख देता, यहां लिख देता यसद लेपन, क्या लिख देता, यसद लेपन लिख देता, तब आप क्या करते, यसद लेपन लिख देता, तब आप क्या करते, तब तो आपको समझ ही नहीं आता। जस्ता यार इतना आसान सा प्रश्न है, इसलिए मैं चारों विकल्प काट दिया क्योंकि ये बताना है आगे।
विकल्प बताता तो टाइम ज्यादा चला जाता है, क्योंकि आगे मुझे ये बताना था कि यसद लेपन इसे कहते हैं और इसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। अब आप इसको गैल्वेनोमीटर से मत जोड़ दीजिएगा। गैल्वेनोमीटर जो होता है विद्युत से जुड़ा होता है। गैल्वेनोमीटर जो होता है ये विद्युत से जुड़ा होता है। ये विद्युत को किसी परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है कि नहीं हो रही है उसको बताया जाता है गैल्वेनोमीटर द्वारा। लेकिन गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? तो गैल्वेनाइजेशन वही होता है कि लोहे की पाइपों को जंग लगने से बचाने के लिए जस्ते की जो परत कराई जाती है उसे गैल्वेनाइजेशन या फिर आपका ऐसा लेपन कहते हैं या जस्तीकरण कहते हैं। इसमें से सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। हिंदी में अंग्रेजी में चाहे जैसे हो आपको समझना चाहिए कि ये ऐसे ही होते हैं ये सारे प्रश्न। चलिए आगे चलें। आशा करते हैं मेरी क्वेश्चन समझ में आने होंगे आपको। गैल्वेनाइज्ड, गैल्वेनाइज्ड पूछ रहा है गैल्वेनाइज्ड लोहे पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? अभी बता के आ रहा हूँ उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तांबे की तो एकदम नहीं चढ़ाई जाती, टिन की नहीं चढ़ाई जाती है, एल्यूमिनियम की नहीं चढ़ाई जाती है। उसे बचाने के लिए गैल्वेनाइज्ड बोल रहा है ना। गैल्वेनाइज्ड मतलब गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन हुए लोहे को गैल्वेनाइज्ड कहते हैं। उस प्रक्रिया को कहते हैं। प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग कहते हैं गैल्वेनाइज्ड, गैल्वेनाइज्ड कहते हैं। ठीक है, गैल्वेनाइज्ड। उसे गैल्वेनाइज्ड प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइज्ड कहते हैं। लेपन किसका होता है? जस्ते का होता है, जस्ता। और इसको कहते क्या है? यसद लेपन हिंदी में कहते हैं, यसद लेपन कहते हैं और गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। नाइजेशन होगा, टीआई हो जाएगा। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन होगा। अब हिंदी में पढ़िए, चाहे जैसे पढ़िए चाहे जहां से पढ़िए, ऊपर वाले प्रश्न से नीचे वाला प्रश्न उससे जुड़ा हुआ है। दोनों प्रश्न जब एक दूसरे से जुड़े हैं तो आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, देखने में मजा आ रहा है ना। तो कमेंट क्यों नहीं करते भाई? चलिए इस प्रश्न का आंसर बताइए। ये देखिए 5-5 प्रश्न शायद आज लिए गए हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स से, तो सारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए आप। देखिए प्लास्टिक बोतल या बाल्टी बनी होती है, बहुत प्रयोग करते हैं आप लोग। प्लास्टिक की बोतल, आप लाइब्रेरी जाते हैं तब भी प्लास्टिक की बोतल ले जाते हैं, कहीं रूम पर रहते हैं तब भी प्लास्टिक की बाल्टी, प्लास्टिक की बोतल की का प्रयोग करते हैं, नहाने के लिए मग का प्रयोग करते हैं। तो सारी चीजें जो बनी होती हैं वो प्लास्टिक की ही बनी होती है। अब प्लास्टिक की जो बनी होती है वो किससे बनी होती है वो आपको बताना है। एक तो बड़ी गलत बात है यार, ये हमारा पसीना नहीं छूटता, माथे पे जो पसीने होते हैं ये सूखते नहीं बहुत जल्दी। ठीक है, चलिए बताइएगा कि प्लास्टिक की जो बोतल है वो किससे बनी होती है, ये आपको बताना है। ये आपको क्या करना है? बताना है। जल्दी से बताइएगा कि इसमें से कौन सा आंसर होगा। तो इसमें से आंसर आपको देखें तो पॉलीएथिलीन टेरेफिटलेट और पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये तो दोनों है यार, ये भी है ये भी है, दोनों से बनती है। जब दोनों से बनती है तो उपयुक्त में से दोनों, उपर्युक्त में से दोनों, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसमें सबसे सही हो जाएगा। जान लीजिए आज से कि किससे बनी होती है। जो चीजें आप प्रयोग करते हैं, जिनका उपयोग आप करते हैं, उन चीजों का जानना आपको बेहद जरूरी होता है। तो जानते रहिए कि आपकी जो प्लास्टिक की बोतल होती है या प्लास्टिक की बाल्टी होती है वो बनी होती है पॉलीएथिलीन टेरेफिटलेट से, और इससे भी बनी होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड से बनती है। दोनों में से किसी से, दोनों से बनती है, आप दोनों में से किसी का भी बना होता है, देख लेते हैं। चलिए आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। प्रश्न नंबर 11 भी आपका साइंस से जुड़ा हुआ प्रश्न है, तो इसका मतलब और भी प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा समक्षारी ऑक्साइड है? कौन सा समक्षारी ऑक्साइड है? तो ये पूछ रहा है इसमें समक्षारी ऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड आप जानते ही हैं, सल्फाइड आप जानते हैं, सल्फाइड आप जानते ही हैं। तो बचा क्या आपका? ये बचा, ये वाला तो एकदम नहीं है भाई, ये वाला तो एकदम नहीं है। तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है, नाइट्रस ऑक्साइड नहीं है, सोडियम। ये सोडियम ऑक्साइड जो है, नाइट्रस ऑक्साइड तो दूसरा हो जाता है। ठीक है, ये सोडियम है, सोडियम ऑक्साइड है। सोडियम ऑक्साइड ही क्या होता है? समक्षारीय होता है, इसको जान लीजिए। कैसा होता है? समक्षारीय ऑक्साइड होता है। ठीक है, चलिए आगे आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये प्रश्न नंबर आपको 12। 1 अप्रैल, अच्छा ये तो आ गया आपका इकोनॉमी से। मैंने कहा ना साइंस और इकोनॉमी के प्रश्न देखने को मिलते हैं, तो दोनों में से। चलिए इसमें बताइए 1 अप्रैल 2019 से किन 2 बैंकों का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया? बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया। इसमें बहुत ज्यादा आपको मैं डीपली नहीं जाऊंगा, ऊपर से ही देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। 1 अप्रैल 2019 को बैंक ऑफ बड़ौदा में 2 बैंकों का विलय किया गया था। एक बैंक है आपका विजया बैंक और दूसरा है देना बैंक। विजया बैंक और देना बैंक, ये 2
आपके विकल्प हैं, ऑप्शन नंबर सी में मिल रहे हैं। इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक कर दिया गया है। कौन सी बैंक कर दिया गया है? इंडियन बैंक के नाम से जाना जाता है। तो आप जानते रहिए, इनको भी जानते रहिए भाई। चलिए, लग रहा है केनरा बैंक भी उसी में मिला हुआ, मिक्स मर्ज हुआ है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक की स्थापना, अरे सपना नहीं लिखना था यार, स्थापना लिखा हुआ है, क्या लिख देते हैं। चलिए, कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। स्थापना, कभी कभी हम यहाँ कुछ लिखते हैं और बोलते कुछ रहते हैं, तो हो जाता है। स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसमें बहुत ज्यादा आपको देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, नहीं जानते हैं आप। कृषि से जुड़ा हुआ है और ग्रामीण से जुड़ा है, यानी कि कृषि, ग्रामीणों को कृषि से जोड़ना और उनके उत्पाद को बढ़ाना, यही सारी चीजें इसमें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1982 को। कब हुई थी मेरे दोस्त? तो 1982 को हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। प्रश्न नंबर 13 हो गया, प्रश्न नंबर 14 पर चलते हैं। तो ने यानी भरने वाला है। 23 अगस्त 2018 को बॉन्ड आई नाम के दुनिया के पहले ब्लॉकचेन का शुभारंभ किया था। किस बैंक ने किया था भाई? किस बैंक ने किया था? क्या आपके भारतीय रिजर्व बैंक ने किया था, भारतीय स्टेट बैंक ने किया था, या फिर स्विस बैंक ने किया था? स्विस बैंक ने किया था, या फिर इसमें से आप जानते हैं कि इसमें क्या किया गया था? ब्लॉकचेन शुरू की है, जो दुनिया के लिए शुरू किया गया था। तो दुनिया के लिए तो भाई एक ही तो बैंक है, दुनिया के लिए कौन सी बैंक है? एक ही बैंक है, जिसे आप WB यानी कि वर्ल्ड बैंक कहते हैं, वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक कहते हैं। इसमें से सारी बातें यही थी। RBI आप जानते हैं कब इसकी स्थापना हुई थी, कब राष्ट्रीयकरण हुआ था। SBI आप जानते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। सारी चीजें तो मैं बता चुका हूँ यार, बार बार बताया हूँ। तो इन सबको आप कमेंट किया कीजिए, कमेंट करेंगे तो आपको फिर से याद हो जाएगा, कमेंट करेंगे तो आपको फिर से याद होगा। क्योंकि आप जानते हैं 1 अप्रैल 1935 को इसका हुआ था, क्या स्थापना हुई थी। फिर जनवरी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, प्रतीक अभी जल्दी बता के आ रहा हूं मैं कि ताड़ का पेड़ और बंगाल टाइगर। और साथ में मैंने अध्यक्ष का भी नाम बताया था, मैंने, आप भूलिएगा मत। संजय मल्होत्रा भी अभी जल्दी बताया। मैंने सबका नाम, कई लोगों का नाम 23, 24, 25 ऐसे करके सबका बताया था कि आपके शक्तिकांत दास कब थे, आपके उर्जित पटेल कब थे। हाँ, 8 नवंबर था ना, 8 नवंबर 2016 को जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था, उसमें उस टाइम RBI के गवर्नर कौन थे, ये भी मैंने बताया है। ये सारी चीजें आपकी इकोनॉमी से जुड़ी हुई हैं और ये सारी घटनाएं ही पूछता है आपसे। ये नहीं कहेगा कि आप यार इकोनॉमी पूरी पढ़िए, पूरी इकोनॉमी आपसे पढ़ने को कभी नहीं कह सकता हो। तो इतनी सारी चीजें तो बता दिया। इसका भी जान लीजिए, 1806 है। आप पूरी डेट जानना चाहेंगे, पूरी डेट आपको बता दो तो 2 जून जोड़ लीजिए, बस 2 जून 1806 में हुआ था SBI की। अब स्विस बैंक को छोड़िए, स्विस बैंक आपका नहीं है, आपका वर्ल्ड बैंक है। वर्ल्ड बैंक में आप काम कर सकते हैं अपना, ठीक है। स्विस बैंक में क्या करेंगे? बचा 15, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 से मिलते हैं भाई। क्या कह रहा है? भारत में धन आपूर्ति का विनियामक प्राधिकरण इनमें से कौन करता है? अरे यार, आपको सीधा ये बताइए, भारत में आप किस बैंक को जानते हैं? बैंकों का बैंक के नाम से RBI को तो जानते हैं ना, RBI को ही तो जानते हैं। अभी इसके बारे में इतना बताया, आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर क्या ही आएगा समझ में। चलिए, तो ये रहा एक और प्रश्न है, इसको बताइएगा, उसके बाद चलते हैं। तो कैसे लगी क्लास जरूर बताइएगा और इस प्रश्न का आंसर दीजिए। क्या प्रश्न है भाई? भारत की केंद्र सरकार ने वर्ष 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? बताया था मैंने, हल करवाया हुआ है। तो कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा और कमेंट जरूर किया कीजिए। आप कमेंट के साथ लाइक किया कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और देख रहे हैं आप लोग कि लगातार हम लोग आपको क्लासेस दे रहे हैं, चाहे संडे हो चाहे मंडे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और एक प्रश्न के साथ हम लोग इतने फैक्ट दे देते हैं आपको कि आपको PET क्या है यार, उससे अदर कोई एग्जाम देंगे ना, तब भी आपके लिए ये सारे प्रश्न जो है रामबाण साबित होंगे आपके लिए। चाहे RRB का दीजिए, चाहे NTPC का दीजिए, चाहे फिर आप पेट का दीजिए, चाहे किसी शिक्षक भर्ती का एग्जाम दीजिए, सबके लिए बेहतरीन प्रश्न। कोई इसमें वो नहीं है कि यार आपके लिए भेदभाव किया। UPP में भी जा सकते हैं, UPSI में भी जा सकते हैं ऐसे प्रश्नों को लेकर, मिलते हैं उसमें। तो आज के लिए इतना ही रहने दें। हाँ, इसका आंसर ले लीजिएगा। इसका आंसर होगा 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण उस समय हुआ था। 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, केंद्र सरकार ने किया था। भारत की केंद्र सरकार ने
6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। ठीक है, तो उनका नाम आप कमेंट कर दीजिएगा सीरियल से, तो चाहे सर्च करके कीजिए, चाहे जहां से कीजिए, 6 बैंकों का नाम लिख लीजिएगा, कौन कौन सी बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो आशा करते हैं आप लोगों को क्लासेस पसंद आ रही होंगी और आप हमारे चैनल, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जो है हमारा पूर्वांचल कैरियर क्लासेस, इसको विजिट जरूर करेंगे, विजिट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि हमारा भी मन बन रहे और उन बच्चों तक जो फीस पे नहीं कर सकते हैं, गरीब हैं, उनको फ्री में ये क्लासेस मिल सकती। हाँ, एक बार आप लोग इस क्लासेस से जुड़ जाएंगे ना, फिर आपको लगेगा, जब आप पेपर दे लेंगे, आपको लगेगा कि यार फ्री में ऐसे ऐसे कंटेंट दिए जाते हैं, आप कभी हमें छोड़कर जाना ही नहीं चाहेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपको बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए और स्मार्ट स्टडी कराने के लिए आपको अगले वीडियो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।